माध्यम से आज हम आपको डेली की क्लास में के रूप में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 में हुए प्रश्नों का समाधान करा रहे हैं। और आपको इस वीडियो में 40 प्रश्न मिलने वाले ओबीजी के जीएस याद रखें। और शिफ्ट बाय डे बाय क्लास संचालित हो रही है। आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में आपको हाल ही में एग्जाम हुआ CBT 1 स्नातक लेवल की एनटीपीसी के प्रश्न हम मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के जी के जेस हल करवा रहे हैं। मैथ्स का चैप्टर वाइज, रीजनिंग का टाइप वाइज, जी के जेस का शिफ्ट बाय डे बाय। तो अभी तक आप नहीं देखा तो आपको बता दें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। 5 जून के 3 शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट के 40 प्रश्न। 6 जून के हो चुका है, 9 जून को हो चुका, 10 जून का। इस प्रकार से हमने 3 3 6 3 9 3 चौके 12 मतलब 12 पार्ट जी के जेस के बन चुके हैं, 12 शिफ्ट बन चुके हैं। और प्रत्येक शिफ्ट सोच लीजिएगा 40 प्रश्न है। तो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो और हमें फॉलो कर लीजिएगा आगामी वीडियो के लिए। चलिए, तो आज हम 10 नहीं 11 जून 2025 का शिफ्ट फर्स्ट दिखा रहे हैं। अगर किसी विद्यार्थी का रहा होगा तो आप थंबनेल में देख लीजिएगा, हम थंबनेल में एडिट कर देते हैं कि तारीख क्या है, शिफ्ट क्या है। चलिए, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं इस तारीख का, शिफ्ट का, इस वीडियो के बाद आपको पता होनी चाहिए रीजनिंग का बिल्कुल इतना बढ़िया तरीके से हम टाइप वाइज कवर करा रहे हैं, उससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। जो गार्ड बांध दो तुम। पहला प्रश्न सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा, याद रखें। लास्ट तक बने रहें, आपका ही फायदा होगा। और अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग खुद कहोगे सर मजा आया। चलिए, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकारों को छीनने से प्रतिबंधित किया था। मतलब जो न्यायालय है, न्यायालय ने संसद को, ठीक है, किसी भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता। उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया जाएगा। इस पर कोई भी संसद, भारत का संसद प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यह किस मामले में कहा गया था न्यायालय के द्वारा? तो याद रखें जी, आंसर आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज। याद रखें, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न हमें पूछ रहा है जी बनाम करके। तो केशवानंद भारती ऐसे व्यक्ति हैं जो केरल राज्य के रहने वाले। इन्होंने इस पिटीशन दायर किया था और इन्हीं की सुनवाई में न्यायालय ने कहा था कि संसद किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन नहीं सकती, ना ही प्रतिबंधित कर सकती है। तो उस केस में यह सुनवाई हुई थी। उस केस के याचिकाकर्ता कौन थे? केशवानंद भारती बनाम केरल राज। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सामंथा बेंसिल ने किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार या पुस्तक से संबंधित प्रश्न हमें पूछ रहा है। आप इतिहास के, भूगोल के, राजनीति, अर्थशास्त्र के, करंट अफेयर के, खेल के, विज्ञान के, आप खुद भी तर्क वितर्क लगाएंगे किस विषय से कितने प्रश्न वहाँ किस लेवल के आ रहे हैं। तो समंथा बेंसिल के उपन्यास का नाम क्या है? ब्लैक सॉल्ट क्वीन। ठीक, क्या? ब्लैक सॉल्ट क्वीन, जिस पर क्या बताया गया है? पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित यह पुस्तक है, उसके बारे में बताया। अगला प्रश्न, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के प्रसिद्ध व सम्राट शक्तिशाली शासक हुए। तो अशोक के बाद याद रखें दशरथ ने गद्दी संभाली थी। ये आपको पता होनी चाहिए और यह मौर्य वंश के शासक हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन है। कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे जरूर बताएंगे। वैसे पढ़ने वाले बच्चे हमसे देखते नहीं, क्यों? क्योंकि उत्तर कोई भी नहीं बताता भाई। बड़ी मेहनत लगती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, डाटाओं को निकालना, डाटाओं को देना, और 100% ऑथेंटिक सही है। याद रखें, आप PDF या सिर्फ दे को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई हम फालतू, तो देखो हम अपना और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे भाई। शिक्षक हैं, शिक्षक का मतलब होता है विद्यार्थी का जीवन बेहतर बनाना, ना कि बदतर। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1643 में पुर्तगालियों को कोची राज्य से बाहर निकालने में कोची राजा की सहायता की थी? आंसर आएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डचों ने पुर्तगालियों को, कोची कहाँ पड़ता है? केरल में। तो केरल में स्थित कोची से, कोची राजा वहाँ रहता था, उस राजा की सहायता डच ईस्ट इंडिया ने सहायता किया था 1643 में पुर्तगालियों को हटाने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? मतलब ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत,
नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो आप ऐसे प्रश्न अगर देखो, अगर आप शुरुआत से देख रहे हो ना, तो आप इतना तर्क वितर्क खुद लगा लोगे कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, किस लेवल का पूछ रहा है, आप खुद लगा सकते हो जब देखोगे पर डे तब ना। तो ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है, मतलब ग्राम पंचायत का घटक नहीं है। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत है, ग्राम पंचायत है, लेकिन पंचायत समिति नहीं है। बाकी ऑप्शन 3 ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था में शामिल घटक है। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 2025 फरवरी के महीने में राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा भारत की कोकिला, स्वर कोकिला नहीं, कोकिला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। और सिर्फ कोकिला बोला जाए भारत की, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर। देखो कुछ बातें हम बता के, सुना के पढ़ाएंगे, कुछ बातें लिखकर बताएंगे। तो भारत की कोकिला कहे जाने वाली कौन है? सरोजिनी नायडू। इन्हीं की स्मृति में आज में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चालू किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? और आपने सुना होगा, वो आंसर आएगा केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? आप बताएं कमेंट सेक्शन में कहाँ पड़ता है। और एक बात और आता है, किस झील पर स्थित है कि नहीं? देखो हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं तर्क वितर्क करने के लिए, आप प्रश्नों का पैटर्न समझे। राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है कि क्या आ रहा है, पर्वत आ रहा है, पहाड़ आ रहा है, नदियाँ आ रही है, तो क्या आ रहा है, आप खुद तर्क लगाएं। तो विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ प्रतीत होता है, माना जाता है, वो आपका केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमने पूछा कहाँ पर है और किस झील पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपके लिए, हम बता देते हैं झील का नाम, लोकटक झील। क्या रहेगा? लोकटक झील है। और अब आप हमें बताना ये कहाँ पर है, इतना तो कर सकते हो ना। हमने झील पूछा क्योंकि झील भी कई बार पूछ लेता है किस झील में है, तो लोकटक झील। अब आपको बताना किस राज्य में है और उसकी राजधानी। अगला प्रश्न, ISL 2024-25 का खिताब जीतकर मोहन बगान सुपरजायंट ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है? तो इस प्रकार से भी हमें इस लेवल का क्या हासिल किया है या क्या उपलब्धि हासिल किया, ये भी प्रश्न पूछ रहा है। तो वह एक ही सत्र में ISL लीग, शील्ड और ISL कप दोनों जीतने वाली दूसरी बड़ी टीम बनी है। कौन? सुपरजायंट, मोहन बगान सुपरजायंट ने, समझे उसका नाम, पूरा नाम क्या है? मोहन बगान सुपरजायंट ने क्या उपलब्धि हासिल किया है? ISL 2024-25 का खिताब जीतकर। बहुत महत्वपूर्ण वो है, वह एकमात्र एक ही सत्र में ISL लीग, शील्ड और ISL कप दोनों जीतने वाली दूसरी बड़ी टीम बन चुकी है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? मतलब ब्रिटिश शासनकाल में भी सामाजिक सुधार हुए हैं, तो वो कौन सा पूछ रहा है। तो देखिएगा, शिक्षा में गिरावट तो उन्होंने नहीं किया है, सुधारने का भी काम किया है। जातिगत शक्ति वृद्धि नहीं किया है लेकिन बहुत कम किया। धार्मिक कट्टरवाद का प्रचार नहीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को उदय, ये बहुत महत्वपूर्ण परिणाम था सामाजिक क्षेत्र में सुधार। तो सोच लीजिएगा, ब्रिटिश लोगों ने भी सामाजिक क्षेत्र में भारत के लिए योगदान दिया। ये नहीं कि वो लोग क्रूर थे, कुछ हद तक क्रूर थे, लेकिन बहुत हद तक क्रूर थे, लेकिन उन्होंने कुछ भारत को देकर गया है जो उनके लिए अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? मतलब 2025 में, क्योंकि हर एक साल पूरा वही अध्यक्षता करता है, तो जनवरी 2025 में ब्राज़ील ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। मतलब 2025 पूरा साल यही इसका अध्यक्ष रहने वाला है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, मुख्यालय कहाँ पर, स्थापना कब हुआ है, कितने संगठन, कितने सदस्य देश हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न, पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? और आपको पता है
ये आपका श्रीलंका है। तो श्रीलंका और भारत के बीच जो जलडमरू क्षेत्र है उसको हम पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी कहते हैं। वहीं पूछ रहा हमें पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी से गुजरना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा है बंगाल की खाड़ी का क्या है, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप गुजरना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोंडू कहा जाता है? तो इस प्रकार का प्रश्न हमें पहले पूछ चुका, याद रखें। तो कृषि का रूप पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है। जो केरल में पोनम और उड़ीसा में पोंडू कहा जाता है वो आपका रहेगा स्थानांतरित कृषि। मतलब स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है जहाँ पर पेड़ पौधों को काट कर जलाकर खेती की जाती है, उसके बाद फिर और कहीं चले गए, फिर वहाँ आपने पेड़ पौधे जलाया, खेती की, फिर कहीं और चले गए, इससे बोलते हैं स्थानांतरित खेती। हर क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। असम तरफ झूम कहते हैं, उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, है कि नहीं, उत्तर पूर्व भारत झूम कहा जाता है। केरल में पोनम कहते हैं, है कि नहीं, उड़ीसा में पोंडू कहा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से जानते हैं। और ये इस प्रकार का प्रश्न हमें और भी शिफ्टों में पूछा है, अन्य राज्यों के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट की दर सीमांत फास्फोरिलिन को उत्प्रेरित करता है? वो आपका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। जी क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, मतलब होता है उसको उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न, MS Excel 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? और आपको बता दें कंप्यूटर के कम से कम 4 और अधिकतम 5 प्रश्न आएगा जी 100% गारंटी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 12 शिफ्टों का प्रश्न कवर कराया है, मतलब 12 GK के पार्ट बन चुके हैं। मैथ्स का देखना चाहते हो, चैप्टर वाइज चल रही क्लास, एक बार जाकर विजिट कर लो, मजा जाएगा। और वही प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो आ चुका है एग्जाम में 2025 अप टू डेट मेरे भाई, ना 19 की, ना 20 की, ना 21 की, 2025 के प्रश्न कवर करा रहे हैं जो आपको रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं में, और अगला एग्जाम आपको पता है 12th लेवल का NTPC होने वाला है, वहाँ पर भी काम देगा भाई, देगा, जाके देखो सही। तो MS Excel 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में कहाँ स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, स्प्लिट होगी। वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में कहाँ स्प्लिट होगी, इसको नियंत्रित कर सकते हो आप। और 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, मैं बता चुका हूँ। करंट अफेयर के लगभग 8 से 10 प्रश्न आ रहे हैं और करंट अफेयर की डेली क्लास चल रही है। आप करंट अफेयर घटना चक्र के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, और कंप्यूटर पढ़ना चाहते तो आप कंप्यूटर के प्लेलिस्ट कक्षा समान कंप्यूटर में आप विजिट कर सकते हैं। मैथ्स रेंज के जैसे आपको इसी उसमें मिलेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। बाकी कंप्यूटर का अलग प्लेलिस्ट है और करंट अफेयर का अलग प्लेलिस्ट है, तो देखना चाहते हो तो जाके देख लो भाई, हम अपना काम कर रहे हैं पढ़ाने का। मार्च 2025 में भारत ने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले किन देशों ने ऐसी प्रणाली विकसित की थी? मतलब भारत चौथा देश बना है, समझे। लेजर उच्च ऊर्जा, क्या उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण करके भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और यह चौथा देश बना है। इससे पहले 3 देश कौन है ये पूछ रहा है, तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो सबको याद रखना भाई, चौथा देश नहीं पूछ रहा है, पूछेगा तो भी बता देना कि भारत चौथा नंबर पे है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन का नाम भी आता है, तो तीनों का आप नाम पूछा। आप देख पा रहे प्रश्न का लेवल कितना हार्ड है। अगला प्रश्न, रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं होता? कौन सा नहीं है ये कहना चाह रहा है। मतलब जो रसोई घर होता है आपके, मतलब खाना बनाने वाले में, है ना, बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ पर नहीं होता? अग्निशामक यंत्रों में होता है, प्रति अम्ल के रूप में होता है,
और खमीर उठाने वाले कारकों में होता है, लेकिन खाद्य रंग के लिए इसका उपयोग नहीं होता। किसका? बेकिंग सोडा का। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, खाने का सोडा को ही बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका उपयोग नहीं होता या कहाँ नहीं करते, तो खाद्य रंग के लिए। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है, मतलब वाद्यंत्र। तो आपका आंसर आएगा सितार। पुंगी, बांसुरी, शहनाई ये कहलाते हैं सुशिर वाद्यंत्र, लेकिन सितार नहीं है। ये सुनिएगा, देखो इन तीनों की पुंगी, बांसुरी, शहनाई ये याद रखें, ये सुशिर वाद्य है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, सुर निकालना पड़ता है। आप फूंक कर अपने माउथ के माध्यम से हवा देकर आप क्या करेंगे, पुंगी बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, शहनाई बजाएंगे, सुर देते हैं आप। सितार को हाथ से बजाया जाता है। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे अंतर्निहित डेटा संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है जो MS एक्सेल जैसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आधार बनता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन अपना फर्स्ट आएगा। तो इतना बड़ा प्रश्न दिया, देखिएगा ऑप्शन भी खतरनाक दे के रखा है। सेल्स को बनाने के लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली पंक्तियों और स्तंभों से बना एक द्विविमीय ग्रिड है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। कुछ प्रश्न आपको हटेली आएंगे, हम बता चुके 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर का आएगा और सभी प्रश्न नहीं बनने वाले। और प्रश्न भाई 40 प्रश्न आने वाला। इस वीडियो में आपको हर शिफ्ट को हम शिफ्ट बाय डे बाय दिखा रहे हैं। 5 जून का, 6 जून का, 7 को पेपर नहीं हो, 8 को नहीं हो तो 9 का दिखाए, 10 का दिखाए। तो 4 दिनों का हमने हर दिन का 3-3 शिफ्ट दिखाया है। सोच लीजिएगा 12 शिफ्ट हो चुके हैं, 12 क्लास लग चुकी है। जाके देख लो, वरना पछताना पड़ेगा, रो मरोगे। प्रश्नों का पैटर्न समझोगे तब तक पढ़ के अच्छा नंबर लाओगे ना जी की। जैसे एक बैंक अर्धवार्षिक, ओ भाई क्षमा चाहते हैं कि मैथ्स का प्रश्न है, मैथ्स के प्रश्न मैथ्स दिखाया जाएगा। PLFS 2021-22 के अनुसार 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग, ग्रामीण और शहरी दोनों में व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना? वो आएगा 80.5%। 80.5% मतलब 80.5% एक ऐसी जनसंख्या भारत की जो 15 से 59 वर्ग के बीच आते हैं, जो शहरी भी हैं और ग्रामीण भी हैं, व्यवसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं। समझे? नेक्स्ट, अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर आएगा न्यायाधीश तोमोको अकाने। क्या? न्यायाधीश तोमोको अकाने वर्तमान 2025 अप्रैल जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के क्या है? ये न्यायाधीश हैं, अध्यक्ष हैं न्यायालय का। नेक्स्ट, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न भी समझ सकते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछ रहा है। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने स्थलों पर स्थापित हैं? तो RBI विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं बोल चुका हूँ पहले भी कि RBI से संबंधित प्रश्न आपको मिलता रहेगा। तो बैंक की कार्यालय कितने स्थलों पर हैं या कितने कार्यालय हैं? तो 33। तो 33 स्थानों पर RBI के क्या हैं? कार्यालय स्थापित है भारत में। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों नहीं रोकती है? तो आंसर है क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेही मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। यह आपका संविधान का प्रश्न रहा। तो क्योंकि जो अधिशासी जो प्राधिकार जो होता है, अधिकार होता है, संसद के प्रति क्या है? जवाबदारी होते हैं। तो संसद के प्रति कौन जवाबदारी होते हैं? मंत्री। और इनके बीच में क्या होता है? यह वितरित होता रहता है। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना होता है? तो आंसर आएगा 1400 अंक। क्या बोला है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन
मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? तो आपका आंसर आएगा 1400 अंक संभावित है। देखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जो विद्यार्थी कभी सोचा नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा उसने। सोचो, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है भाई, 40 नंबर का प्रश्न आएगा तो मज़ा तो लेगा ना थोड़ा बहुत। तो इसलिए बोल रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग जो फिक्स हैं, बस डाटा चेंज होके आएगा। सोच लो, सिर्फ डाटा चेंज होके आने वाला मैसेज नहीं, उसे नहीं पढ़ोगे तो घाटा होगा ना। एक बार जाके देखो, मैथ्स चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, सोच लीजिएगा। रीजनिंग का टाइप वाइज वहीं पढ़ा रहा हूँ जो आएगा। और अगर एक बार पढ़ के अगर आप किसी बड़ी एकेडमी या मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप खुद कहोगे सर आपने जो पढ़ाया था या जो टॉपिक प्रश्न दिए थे वही टॉपिक के प्रश्न आया है। खुद कहोगे, देखिएगा तब कहोगे जब देखोगे ना। एक बार देख तो देखो। भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई भी विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो नागरिकीकरण द्वारा, ठीक है, एक आपका क्या हो तरीका होता है। तो नागरिकीकरण द्वारा कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में 12 साल रह चुका है वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट में एक नई क्रमांकित लिस्ट इंसर्ट करने पर पिछली लिस्ट में क्रमांकन जारी रखने से संबंधित व्यवहार का उचित वर्णन करता है? तो आपका आंसर देखो, इतना हटीला प्रश्न पूछ रहा, सोच लीजिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर के विद्यार्थी नहीं हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझे? तो इतना पढ़ के आप समझ लीजिएगा। ऑप्शन आपका चौथा राइट होगा। एमएस वर्ड नई लिस्ट बनाते समय कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट का विकल्प प्रदान करता है जिससे स्पष्टता चुना जाना चाहिए। अगला प्रश्न आप देख पाए, यहाँ पर हमें ध्यान रखें मैथ्स के रीजनिंग के जी के जैसे के पूरे कंबाइंड बिल्कुल मिक्स प्रश्न मिलते हैं और इससे दिमाग चकरा जाता है विद्यार्थियों का, बड़ी चिकलस होती है। लास्ट तक बने रहें, 50 प्रश्न नहीं मिलेगा, 40 प्रश्न मिलेगा। CBT 1 में 40 प्रश्न नहीं आता, CBT 2 में भाई 50 प्रश्न आएगा। भारत ने अपनी NAVIC प्रणाली में परिवर्धन के लिए जनवरी 2025 में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? वो आपका आंसर आएगा NVS 2, ठीक है, NVS 2 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चाली, रामदानी और झुमुरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित हैं? तो आपका आंसर आएगा सत्रिया। और आपको बता दें, सत्रिया से संबंधित जो नृत्य शैली है उसका नाम चाली, रामदानी, झुमुरा, ये सत्रिय नृत्य से संबंधित हैं। और भारत में 8 क्लासिकल डांस मतलब 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक आपका सत्रिया है जो असम में प्रसिद्ध है, आप कह सकते हो, ठीक है। और यह भारत का 8वें नंबर का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इससे पहले सबसे पहले भरतनाट्यम आया है जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। और सबसे पुराना, सबसे प्राचीन भरतनाट्यम और नवीनतम रूप में आप कहा जाए तो सत्रिय नृत्य असम में प्रसिद्ध है। याद रखना पड़ेगा। प्रश्न, कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आएगा, कभी कभी समाचारों में जो प्रकाशित होता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, उसे हम बोलते हैं जी किस से संबंधित है? तो बैंकिंग प्रचालन, ठीक है, बैंकिंग प्रचालन से संबंधित है। नेक्स्ट आप देख पाएंगे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? और आपको पता होगा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। इसी में महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और इस आंदोलन में हमारे ऑप्शन में से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहयोग किया था। और इस प्रकार से महात्मा गांधी के आंदोलन कब हुए थे, उसमें क्या उद्देश्य था और कब समाप्त हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारा तो कर रहा है ना, ये सारा नहीं समझे तो क्या समझिए बताओ। तो खेड़ा सत्याग्रह याद रखें। और खेड़ा याद रखें गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह है। यहीं पर 1918 में आंदोलन हुआ था, इस कारण से इसे खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन कहते हैं। इसी में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था और उनके साथ में वल्लभ भाई पटेल दे रहे थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? देखिएगा, अब हमें क्या पूछ रहा है, भारत में कितने ग्राम पंचायत है? तो आप देखेंगे 2.68 लाख। तो 2.68 लाख ग्राम पंचायत पूरे भारत में है। और
2024-25 नहीं, 2025-26 के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हमने बताया ना, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न भी आएगा। तो MS स्वामीनाथन आदर्श हैं, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्हीं के नाम पे एक पुरस्कार बनाया गया है, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से पाने वाले व्यक्ति कौन है? अनंत दर्शन शंकर। कौन? अनंत दर्शन शंकर है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं अपने समक्ष है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? मतलब जुताई हुई है इसकी साक्ष्य हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला जिसे बोलते हैं, है कि नहीं? तो हमें इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? कालीबंगा। तो कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। तो हमें जो खेत के जुते हुए साक्ष्य हैं कालीबंगा से मिलती है। इस प्रकार से कपास, टेराकोटा, है कि नहीं, और कांस्य मूर्ति, इस प्रकार से प्रश्न पूछता रहता है। तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता की जानकारी पढ़ लीजिएगा, वरना 1 नंबर तुम्हारा जाने वाला है। प्रश्न दिखा के तर्क वितर्क करने के लिए हम दिखा रहे हैं, और आपको समय बहुत कम है। अगले महीने एग्जाम स्टार्ट होगा 7 जुलाई से, अगस्त से ना, सितंबर तक चलेगा। तो अगस्त सितंबर में एग्जाम है। तो आपको बता दें, एग्जाम चालू होने के बाद हम आपको एग्जाम का एनालिसिस कवर कराएंगे, वो भी GK GS का। बस GK GS का एग्जाम का एनालिसिस चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, और नहीं भी चाहोगे तो भी हम दिखाएंगे। जो विद्यार्थी देखेगा वो मज़ा लेगा। क्यों? एग्जाम का पैटर्न आप तुरंत समझ जाओगे। देख लीजिएगा, देखना तो पड़ेगा। नेक्स्ट, मई 2025 में जेनुकुरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? वो आएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व। देखो, इसके पहले भी हम एक टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा है किसके बारे में पूछा था। हाँ, बताइए किसके बारे में पूछा था? कीबू लामजाऊ पूछा था कि नहीं? और हमने बताया लोकटक झील में, लेकिन आपको हमने पूछा कि कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, उसकी राजधानी क्या है। तो देखो वहाँ पर पूछा, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर इन भारत के जो परिवार है इन्हें पैतृक कब्जा मिलने वाला है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? तो भाई अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको बखूबी पता होगा। तो कुछ ऐसे टर्म आते हैं जो आपको वो डीपली पढ़ने के बाद ही बनेगा। तो पर्वतीय 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 वर्षा परिघटना के कारण पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में गहन वर्षा होती है। और आप अगला प्रश्न देख पा रहे हो जो मैथ्स का है, जो मैथ्स का प्रश्न आपको मैथ्स में ही मिलेगा भाई। तो बहुलक, सांख्यिकी, हमने संख्यापत्ति, अल्थमेटिक, औसत, अनुपात, समुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सांख्यिकी, सरलीकरण, इन सब अध्यायों का एक ही शिफ्ट में इन अध्याय के प्रश्न आए तो हमने बनाया। कम से कम 5 से 6 क्लास हमने लगाए इन अध्यायों का। इसके बाद अभी चालू हो चुका है 5 नए अध्यायों का फिर से। एक ही शिफ्ट में अगर 5 अध्याय, जैसे प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, SICI, इनके प्रश्न मिल रहे हैं तो इनको कवर कराया जा रहा है। तो भाई ऐसे में क्या होगा, जल्दी पकड़ में आएगा। अगर पूरे प्रश्नों को एक साथ समेटते हैं तो प्रश्न दिमाग यहाँ से वहाँ काम करता है। 10 प्रश्नों का हमने दिखाया, और आने वाले वक्त और दिखाएंगे। तो आप देखना चाहते हो, देखिएगा चैनल पे। अगला प्रश्न, 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में इसके नेतृत्व को उजागर करते हुए 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 29वां स्थान दिया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, तो उस क्षेत्र का नाम क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में भारत का 133वें देशों की अर्थव्यवस्था में 39वां क्रमांक पर है, याद रखिएगा। और आप बता दें, जब एग्जाम चल रहा था ना जून में, तब हमने हर दिन का प्रयास किया था GK GS का एनालिसिस। और आप देखना चाहते हो तो बता दें, बिल्कुल बिल्कुल सटीक प्रश्न हमने कराया था। हमने अपने स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया, उसको व्याख्या से भी बताया था। अगर आप यकीन नहीं मानते तो जाके देख लीजिएगा, शिफ्ट देखना, शिफ्ट और तारीख पूरा हम लिख के डाला है थंबनेल में। और अभी का जो PDF है ये तो 100% सही वाला है। वो तो पेपर चल रहा तब की जानकारी बताया, वहाँ का और अभी का बिल्कुल मैच करता है 99%।
चलिए, एग्ज़ाम चलेगा अगले महीने से, तो भी हम आपको जीके जैस का एनालिसिस दिखाएंगे, तो आप एनालिसिस के प्लेलिस्ट में विजिट कर लेंगे पर डे तो अच्छा रहेगा। आईआईटी तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखो, इस प्रकार से उद्देश्य हमें प्रश्न पूछ रहा है शिफ्ट में। साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने वाला मोबाइल गेम विकसित करना, समझे? तो ऐसा मोबाइल गेम विकसित करना है जो साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करेगा और लोग इसके प्रति आकर्षित होकर गेम खेलेंगे और क्या होंगे, साइबर से सुरक्षित रहेंगे, साइबर फ्रॉड से। अगला प्रश्न लास्ट याद रखें, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? देखिएगा, सूखा प्रवण क्षेत्र में, ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा, थर्ड राइट होगा। तो लवणीय मतलब होता है जो नमक युक्त हो, क्षारीय मतलब होता है खारा, है ना, खड़वा। तो लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो आप देख पाएंगे सूखा प्रवण क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपको ज्योग्राफी का प्रश्न था और उसके हिसाब से देना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टॉप 40 प्रश्न कवर कराया है और यकीन करता हूँ कि आप इसी प्रकार से अगर पर डे शिफ्ट बाय डे बाई पेपर जब तक चलने वाला नहीं है तब तक हम आपको 2025 के प्रश्न पत्र जीके जेस दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको जीके जेस का एनालिसिस कवर कराएंगे, तो जे क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैथ्स का और रीजनिंग का चलेगा। तो मेरे विद्यार्थी जाके तो देखो मैथ्स रीजनिंग का बिल्कुल वहीं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक उठाओ, बिल्कुल छांट के शिफ्टों को अध्ययन कर करके दिखा रहा हूँ। और नहीं आएगा पेपर में तुझे गांठ बांध कह दूंगा मैं कि नहीं पढ़ाऊंगा मैं। और आप बड़े बड़े अकेडमी में आप देख रहे होंगे और अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ना चाहता, बेहतर करना चाहता, लेकिन सुविधा नहीं है, पढ़े कहाँ से, कैसे प्रश्न आते हैं, तैयारी कैसे करना है, हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चा। मैं आपको बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि सपोर्ट हो सके और मैं सपोर्ट करता रहूँगा, बस आपका सहयोग बना रहे तो मैं आपके लिए तत्पर लगा हूँ और करता रहूँगा। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बोलें कि वीडियो कैसा लग रहा है, लाभकारी है या नहीं। जो विद्यार्थी का शायद इस तारीख को शिफ्ट को पेपर था, तो वो लोग बताएं क्या ऐसे ही प्रश्न आया था। चलिए, कहाँ याद रहेगा, पढ़ने वाला बच्चों को याद रहता है और आप पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। विश्वास के साथ पढ़ना मेरे प्यारे भाई विद्यार्थियों। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक पढ़ते रहें।